सब लोग देखिए यहाँ पर आज का जो वन शॉट, आई नो दैट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन 1 आवर एंड ऑल, बट मैं कोशिश करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट चैप्टर आपको वन शॉट में मैं पढ़ा दूं। सुनो, आज का होगा बेटा, इट इज द रिवीजन फॉर द कार्बोहाइड्रेट। बेटा इट इज द रिवीजन फॉर द कार्बोहाइड्रेट। और मुझे जो कार्बोहाइड्रेट में आपसे डिस्कस करना है, सबसे पहले व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट। हमारे एनसीईआरटी का पहला ही लाइन है कि इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या है तो बोलना सर, इट इज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और ये एक ऐसा कंपाउंड है विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो फिलहाल में हम इसका मतलब तो इतना ही लिखेंगे कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, और दैट विल बी कॉल्ड एज ए कार्बोहाइड्रेट। बेटा इनिशियली इसके जो टाइप्स आते हैं, जैसे कि कुछ कंपाउंड होते हैं विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसे कि मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। हम लिखेंगे the compound, or it is a compound which produces such units on hydrolysis are called as a carbohydrate. अब इसमें कौन से टाइप आने वाले हैं बेटा। सबसे पहले वाला आएगा मोनोसैकेराइड, फिर आएगा डाइसैकेराइड, फिर आएगा पॉलीसैकेराइड। तो हम शुरू करेंगे बेटा पहला यहाँ पर, द फर्स्ट टाइप वी वांट टू डिस्कस हियर फ्रॉम द मोनोसैकेराइड्स। राइट सर, ये मोनोसैकेराइड क्या है बेटा। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, मतलब दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू द सिंपलर कंपाउंड। सो पहला पॉइंट ये लिखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स, इनटू सिंपलर कंपाउंड। सही है बेटा, कार्बोहाइड्रेट दैट cannot be hydrolyzed to simpler compound is called as a monosaccharide. But a monosaccharide which have the 6 carbons are either aldohexoses or ketohexoses. अब मैं उसके एग्जांपल देने जा रहा हूँ, मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आप उसको दो नाम दे सकते हो। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू सर। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, राइट बेटा, और सेकंड पार्ट आएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा इसमें ऐसे कौन से दो फंक्शनल ग्रुप रह सकते हैं, आप ही बोलिए। एक हो सकता है अल्डिहाइड और दूसरा हो सकता है बेटा कीटोन ग्रुप। तो पहला आएगा अल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज नथिंग बट द CHO ग्रुप, और दूसरा आएगा कीटोन ग्रुप, दैट इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो दो ग्रुप है, पहला वाला अल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा वाला कीटो ग्रुप। अब बेस्ड ऑन दिस वन वी कैन से अल्डोहेक्सोसिस और कीटोहेक्सोसिस। अगर 6 कार्बन एटम उसमें आ जाए तो यू कैन से अल्डोहेक्सोसिस अगर अल्डिहाइड ग्रुप हो, अगर 6 कार्बन एटम आ जाए तो यू कैन से कीटोहेक्सोसिस क्योंकि उसमें अगर 6 कार्बन एटम है। तो इतना लिख लीजिए बेटा, मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए, हो सकता है आपके पास 3 4 5 6 7 कार्बन आ जाए। राइट, 3 कार्बन होगा तो ट्रायोस, 4 होगा टेट्रोस, 5 होगा पेंटोस, 6 होगा हेक्सोस, 4 होगा टेट्रोस, फिर 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस, HEXOS। बेटा अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो नाम क्या आएगा,
अगर 3 कार्बन एटम है ट्रायोस और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो जाए तो नाम क्या देना, ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम दोगे बेटा उसको, ग्लिसरल्डिहाइड। मतलब एक ऐसा मोनोसैकेराइड यूनिट जिसमें 3 कार्बन्स है और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, देन व्हाट यू शुड कॉल इट एज ए ग्लिसरल्डिहाइड। बट अगर उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो क्या बोलोगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। ऐसा कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर जो चीजें एनसीईआरटी में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर 4 कार्बन है, टेट्रोस आप कहते हो, तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज आएंगे, एक होगा एरिथ्रोस और एक होगा त्रियोस। बेटा एरिथ्रोस और दूसरा क्या आएगा, त्रियोस। हाँ, अगर कीटोन ग्रुप आ जाए, एरिथ्रुलोस, एरिथ्रुलोस। कब, जब 4 कार्बन एटम हो और इसमें कीटोन ग्रुप आ जाए, एरिथ्रोलोस कहते हैं। राइट। अगर कार्बन एटम 5 है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपको याद है उसका नाम क्या था बेटा, रिबोस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डीऑक्सी रिबोस, रिबोस। और दूसरा नाम हम लिख सकते हैं सर, डी ऑक्सी रिबोस। ये अल्डिहाइड के लिए होगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम सर 5 हो गए। अब कीटोन ग्रुप आ जाए तो क्या बोलेंगे सर, रिबुलोस। मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर हो जाए, एक भी ना छूटे बेटा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, पर सब कुछ कॉम्पैक्ट करके। पूरा डिटेल तो नहीं कर सकते, सबको मतलब क्या क्या आपको शॉर्टकट बना सकते हैं उतने बना के दूंगा। चलो, कार्बन एटम अगर 6 आ जाए, व्हाट यू कैन कॉल इट एज ए, सर इट विल बी कॉल्ड एज ए ग्लूकोज या तो गैलेक्टोस। राइट। अगर कीटोन ग्रुप आ जाए, फ्रुक्टोस। तो मैं चाहता हूं आप ये मोनोसैकेराइड का टेबल देख लीजिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने इसके नेम्स लिखे हैं। सबसे अच्छा टॉपिक बेटा अभी इसी टॉपिक में हमको पूछा जाता है और हमारे नीट में बार बार आता भी है। व्हाट इज दैट, कि सर व्हाट इज मीन बाय एनोमर्स। राइट। मैं बताने की कोशिश करूंगा इसके बाद कि एनोमर्स क्या होते हैं और ईपीमर्स क्या होते हैं। ये बड़ा अच्छा कंपाउंड है बेटा, मतलब ये जो टर्म्स है एनोमर्स और ईपीमर्स, हाँ वैसे सब बच्चों को याद भी होगा, नो डाउट, तो फिर भी एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट टर्म है, हमारी नीट में पूछा जाता है। राइट। सो नाउ व्हाट इज एनोमस, व्हाट इज इपीमस। बेटा एनोमस मतलब क्या होता, विच इज डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन ड्यू टू, आप इसे बोल सकते हो हेमी एसिटल फॉर्मेशन या रिंग फॉर्मेशन, और इसमें आपको कुछ नए एसिमेट्रिक कार्बन एटम आते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। सो आप इतना ही लिख सकते हैं बेटा, व्हाट इज एनोमर्स, what is the anomers differs in the configuration at first carbon. What is the epimers, that is a diatomers which differs in the conformation at any one chiral carbon. ऐसा समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। तो व्हाट इज एनोमस, सर इट इज डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन, differ in configuration at first carbon due to hemi ring formation, due to hemi ring formation। बेटा ये क्या हो सकता है, हेमी रिंग फॉर्मेशन आप जानते हो, या तो हेमी एसिटल ग्रुप हो सकता है या हेमी कीटल हो सकता है। राइट। एग्जांपल करा दें आपको, अगर मैं ईपीमस की बात करूं या मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो पहले एक काम करेंगे, मैं एनोमर और इपीमर के थोड़े से आपको डिफरेंसेस सिखा दूं, फिर बाद में आपको डायरेक्टली एग्जांपल देखिए करा देंगे। आई मीन टू से इपीमर की बात करो बेटा, एक ऐसा डायस्टीरोमस है which is differ in configuration or conformation at any one chiral carbon. So diastereomers, sir, it is a diastereomers which differ in
हाँ बेटा, डायस्टेरोमर्स we differ in conformation at any one chiral carbon. Conformation at any one, उसमें कायरल होना चाहिए बेटा, कायरल कार्बन, एनी वन कायरल कार्बन। चलो ये दोनों एनोमर इपीमर का एग्जांपल मैं आपको एक ग्लूकोज का एग्जांपल लेके देना चाहूंगा बेटा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। अब आप स्ट्रक्चर आप बुक में देख लेना, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, अगर ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज का अगर आपको इपीमर दिखाना है तो कहाँ दिखाओगे, और ग्लूकोज का अगर आपको एनोमर्स दिखाना है तो कैसे दिखाओगे। देखो बेटा, अगर आपको ग्लूकोज का एनोमर दिखाना है तो हो सकता है इसके दो फॉर्म आ सकते हैं। कौन सा? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब आप स्ट्रक्चर समझ ही गए होंगे। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, बेटा ये दोनों के क्या है? दोनों के दोनों हमारे एनोमरिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज है। मतलब दे डिफर्स इन द कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल या हेमी कीटल रिंग फॉर्मेशन। उसके कारण एक नया एसिमेट्रिक कार्बन आता है, और उस नए वाले एसिमेट्रिक कार्बन को आप क्या बोलते हो? इट विल बी कॉल्ड एज ए एनोमेरिक कार्बन। अब इपीमर की बात कीजिए बेटा, अगर मैं ग्लूकोज का इपीमर बताना चाहूं तो C2C4 के दो इपीमर आते हैं। आई होप सारा बच्चा जानता होगा C2 और C4। बेटा C2 की बात करो तो आपको आएगा मैनोस, मैनोस, और C4 की बात करो तो आपको आएगा गैलेक्टोस। तो भाई ग्लूकोज तो है, लेकिन ग्लूकोज के दो इपीमेरिक फॉर्म क्या क्या है? मैनोस एंड गैलेक्टोस। ग्लूकोज तो है बेटा, ग्लूकोज के एनोमेरिक फॉर्म दो कौन से हैं? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। मैं चाहूंगा इन दोनों के स्ट्रक्चर्स ठीक से आप देख लीजिए, मैनोस और गैलेक्टोस के भी स्ट्रक्चर ठीक से देख लीजिए। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। सर अगर मुझे इपीमर्स के और एग्जांपल लिखने हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, जैसे आप मैनोस और गैलेक्टोस लिखते हो, हाँ बेटा मैनोस और गैलेक्टोस, आप इसको डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस बना लो। हाँ बेटा, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोस। क्यों? क्योंकि एक ऐसे डायस्टेरोमर्स है जो डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट एनी वन chiral center. So D-glucose or D-mannose are the epimers, and D-glucose and D-galactose are the galactose. D-glucose and D-galactose are the epimers, and D-glucose and D-mannose are the epimer. भाई epimer देखिए, mannose C2 का है और ग्लूकोज का C4 का आएगा। दैट इज C4 में आपको क्या देगा? गैलेक्टोस, और C2 में आपको क्या देगा? मैनोस, राइट। चलो ये हो गया बेटा इपीमस एंड एनोमस के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट मोनोसैकेराइड के बाद में आएगा ओलिगोसैकेराइड्स, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स। सर ओलिगोसैकेराइड बोलो या डाइसैकेराइड बोलो, अगर आप इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये इट गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो अब आएगा ओलिगोसैकेराइड्स। बेटा या तो ओलिगोसैकेराइड बोलो या डाइसैकेराइड्स बोलो। तो ये जानते हो क्या है? इट गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, गिव्स 2 to 10 monosaccharide units
ऑन हाइड्रोलिसिस। तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट अगर हाइड्रोलिसिस से देता है तो ये टाइप आ गया आपका ओलिगोसैकेराइड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए डाइसैकेराइड। बेटा डाइसैकेराइड क्या होते हैं? एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक के लिंकेज होते हैं। चलो हम यहाँ पर देखेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या है सर? इट इज ऑब्टेन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सर इट इज ऑब्टेन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। अब कैसे एग्जांपल करेंगे, एक एक करेंगे, बहुत अच्छा है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा लो बेटा। ये क्या है आपका? सुक्रोज। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा ली है एसिडिक मीडियम में। अब क्या क्या आएगा? एक अल्फा डी ग्लूकोज देगा और बीटा डी फ्रुक्टोज देगा। ये एग्जाम में पूछते हैं, ये नीट का स्पेशल टॉपिक है। आप देखिए प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। बेटा इन दोनों की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ है? तो क्या बोलना? 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिख दूं मैं? ये एग्जाम पॉइंट में पूछता है। हाँ बेटा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा लो, क्या देगा? अल्फा डी ग्लूकोज भी देगा और बीटा डी फ्रुक्टोज देगा। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, और इन दोनों की लिंकेज कहां पर आ गई सर? 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इसमें? नहीं? देख लो अच्छे से, और एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर भी देखते जाना, जो मैं लिख रहा हूँ वो सब सही है। अब एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर बना के दिखाने जाओ तो टाइम बहुत लगेगा। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ से पढ़ना है ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही तरीका आपको याद रखने का। भाई माल्टोस को ले लो। किसको लिया आपने? माल्टोस। अब आपने क्या किया सर? माल्टोस की हाइड्रोलिसिस करा लिए, करा लिए। अब बोलो क्या देगा? सर ये अल्फा डी ग्लूकोज के 2-2 यूनिट देगा। देखो बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज के 2-2 यूनिट दिए। अब दोनों के दोनों यूनिट कहां पर लिंक कर गए? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। रिमेम्बर सर, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे आ गए। भाई 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपको 2 अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट आ गए, राइट। देख लीजिए बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। अब सुक्रोज हो गया, एक माल्टोज हो गया, अब और एक क्या बचा बेटा? हाँ लैक्टोज। अब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। हाँ सर, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस अगर हम एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो क्या देगा? पहले इसमें तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज दिया। किसने? सुक्रोज ने। माल्टोज ने 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट दिए। अब क्या रहेगा? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। और सर इन दोनों की लिंकेज कहां थी? सेम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही एग्जाम में पूछता है 4 मार्क के लिए। सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। क्या आएगा बेटा? अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अल्फा डी 2 अल्फा डी के ग्लूकोज यूनिट्स माल्टोस देगा, और लैक्टोस देगा बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोस। इन दोनों में देखिए बेटा, आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक 1,4 ग्लाइकोसिडिक की लिंकेज आ गई। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 1,2 ग्लाइकोसिडिक की लिंकेज आ गई, राइट। ले लो स्क्रीनशॉट। बेटा अभी देखेंगे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप ये सब बच्चों को अच्छे से आता होगा। ऐसे कर दे। बेटा रिड्यूसिंग शुगर में क्या होगा? सर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसेस फेलिंग्स रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट। सही बात है ना?
reduces बेटा जो फिलिंग्स और टोलेंस के रिएजन को रिड्यूस करेगा that will be called as a reducing carbohydrates. Are called reducing carbohydrate. अब इसका मतलब ये बताइए बेटा नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा? We do not reduce such reagents. Carbohydrates which do not reduces such reagent are called non-reducing carbohydrates. सर इसका मतलब तो नहीं है कि वो क्या कर रहा है, मतलब ये है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन से है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से है, ये एग्जाम में पूछा जाता है. बोलो सर व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? सर ऐसा बोल सकते हैं ना, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स. हाँ बेटा, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड. लेकिन आप जानते हो डाइसैकेराइड में सुक्रोज को छोड़ के, राइट, एक्सेप्ट सुक्रोज, सारे के सारे रिड्यूसिंग में आ गए. मतलब सर मेरा हमारा सुक्रोज किस में आ गया? नॉन रिड्यूसिंग में आ गया. तो सर सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग. बेटा अगर आपके मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग में आते हैं तो आपका नॉन रिड्यूसिंग में आप क्या दोगे? वेरी गुड, पॉलीसैकेराइड्स. सर सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स आर द एग्जांपल ऑफ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ले लो सर इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप. बेटा ये जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, मैंने थोड़ा इसके लिए एक चार्ट बनाया है. आई होप अगर वो चार्ट आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कर लेना, नहीं लगता है तो छोड़ देना. मैंने जो एग्जांपल दिया वो तो बुक में है ही है, पर सारी चीजें पढ़ने के बाद ऐसा मुझे लगा कि एक छोटा सा चार्ट बच्चों के लिए बना के दे देना चाहिए, और मैंने कोशिश की है. अब वो कोशिश कहाँ तक सही है, कितनी सही है, ये आप डिसाइड करना. इट डजंट मैटर मी. मेरा काम है देना, आपका काम ये है जो अच्छा लगता है लेना, जो अच्छा नहीं लगता छोड़ देना. व्हाट इज दैट सी हियर? सर हम बात कर रहे हैं डायसैकेराइड्स की. हाँ बेटा, हम बात कर रहे हैं डायसैकेराइड्स की. अब इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात कर रहे हैं. राइट बेटा, ये क्लास सुनने के बाद में एनसीईआरटी लेके बैठो और देखते जाइए, समझ में आते जाएगा. सर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. कैसे? एक था आपका रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा था बेटा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो मैं चाहता हूं कि पहले पार्ट में आप रिड्यूसिंग शुगर को डाल दीजिए और दूसरे पार्ट में आपने नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डाल देना है. मैं सही बता रहा हूँ? अगर ये काम में आएगा तो इसको रखो, नहीं आएगा तो डिस्कार्ड कर देना. ऐसा कहीं बुक में नहीं है, ऐसा मेरा सोच है और मैंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि चीजें आपको आसान होनी चाहिए. क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतनी चीजें लेके जाके बैठना है ना, वो 3 घंटे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है. आप देखते जाइए बेटा. 1 2 3 4 5 6. सर रिड्यूसिंग के भी दो पार्ट बना लिए हैं. भाई नॉन रिड्यूसिंग के भी दो पार्ट बना लिए. देखिए ये है एल, ये है एम.
ये है टी, ये है एस। बेटा एल स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, एम स्टैंड्स फॉर माल्टोज। माल्टोज। बेटा टी का ट्रीहेलोज, देख लो बुक में है, नहीं पूछा तो पूछ लेगा। एस स्टैंड फॉर सुक्रोज। ये दोनों किस में आ गए? नॉन रिड्यूसिंग। सर ये दोनों किस में आ गए? रिड्यूसिंग। LMTS, राइट। बेटा उसमें भी आप जानते हो गैलेक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। सुनो, पहला आएगा गैलेक्टोज, यहां बेटा ग्लूकोज, यहां सर ग्लूकोज, यहां सर ग्लूकोज। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, बीटा वन अल्फा वन अल्फा वन अल्फा वन, कुछ आइडिया आ रहा सर? आ रहा? बीटा वन गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, अल्फा वन ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन अल्फा वन, राइट बेटा, अगर आपका ये अल्फा वन ट्रियालोज से आता है और अल्फा वन सुक्रोज से आता है, तो अल्फा वन सुक्रोज कहाँ से आएगा? रिड्यूसिंग शुगर। अल्फा वन ग्लूकोज आपके ट्रियालोज से आ रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बेटा वैसे ही यहाँ पर देखिए, बाकी इसमें ग्लूकोज 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 फ्रुक्टोज लिखा जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है बीटा फोर अल्फा फोर, और ये जो ग्लूकोज है अल्फा वन बीटा टू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए, अच्छा नहीं लगा छोड़ दीजिए, डजेंट मैटर। पर मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें जो बुक में स्ट्रक्चर में दी थी मैंने चार्ट में डालने की कोशिश की है, राइट। लिख लीजिए बेटा यहाँ तक। बेटा ये जो था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग को मैंने एक चार्ट में बनाने की कोशिश की, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे कंटिन्यू करिए, नहीं तो छोड़ दो बेटा। जो एग्जाम्पल्स आपको आते हैं वो बनाइए। मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रक्चर्स अगर बच्चा याद नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट ये याद रहेगा। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बता सकते हैं, और इसमें आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बता सकते हो कि इसकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है और कैसी है। अब थर्ड रह गया बेटा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में देखिए, आप क्या बोलोगे? सर इट कंटेन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। कंटेन्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, राइट। बेटा यहाँ पर C6H10O5 टेकन एन टाइम अच्छा एग्जांपल है। सर ये C6H10O5 टेकन एन टाइम ये क्या है? स्टार्च एंड सेलुलोज, सही है। राइट। चलो बेटा हम ऐसे करेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसमें हमने यूनिट्स क्या क्या लिए? बेटा इसकी सफिक्स क्या क्या थी, राइट।
जैसे कि आप जानते हो मोनोसैकेराइड की सफिक्स OAC लेते हैं, डाइसैकेराइड ओलिगो की भी OAC लेते हैं, और पॉलीसैकेराइड को AN लेते हैं। आई विल शो यू उसकी सॉल्युबिलिटी एंड ऑल, एक चार्ट बना लेंगे। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मुझे मिटा के एक बड़ा सा चार्ट बनाना है, और चार्ट में मुझे बताने हैं कि आपको ये जो 3 जो यूनिट्स हमने किए हैं, बेटा ये जो सारा जो हमने किया है अभी, एक था मोनोसैकेराइड, एक था डाइसैकेराइड ओलिगो, एक था पॉलीसैकेराइड। अब एक यूनिट्स देखेंगे, इसके सफिक्स देखेंगे, क्या बेटा ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, क्या इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, क्या इनमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी होता है, कि इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं और इनके टेस्ट क्या हो सकते हैं। राइट, छोटा सा चार्ट है सर। इट इज अ मोनोसैकेराइड्स, बेटा इट इज ए डायासैकेराइड्स, और इट इज ए ओलिगोसैकेराइड, एंड इट इज ए पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया है। अब इसमें जो बात करेंगे बेटा हम सबसे पहले यूनिट्स। सर वो इसमें कितना आएगा, सिंगल सैकेराइड यूनिट्स, सिंगल सैकेराइड यूनिट्स। बेटा डायक और ओलिगो में बात करो 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड बेटा 10 to 100 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पहला क्या था, यूनिट। सफिक्स की बात करो बेटा, सफिक्स अगर मोनो है तो OAC, डाया ओलिगो है OAC, और आपको अगर पॉली दिया तो AN सफिक्स है। सॉल्युबल इन वाटर देखिए, सर ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। राइट, हाँ हाइड्रोलिसिस देखिए, सर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। राइट, हाँ डिफरेंट, और वी कैन से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन देखिए, क्या सर मोनो का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा, होगा बेटा इसमें नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होगा। राइट, टेस्ट स्वीटिंग टेस्ट, स्वीटिंग टेस्ट, टेस्टलेस। आ गया, हाँ एग्जांपल्स ये आपको भी मालूम है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। सर डाया और ओलिगो के एग्जांपल, सबसे अच्छे एग्जांपल बेटा एक तो आएगा लैक्टोज और एक आएगा माल्टोज। सर पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल सेलुलोज, स्टार्च। एडिशनल एग्जांपल्स आपके बुक में है, देख लीजिए, जो मुझे याद थे मैंने दे दिया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ तक। बेटा यहाँ मेरे ख्याल से सुक्रोज दे सकते हैं ना,
है ना, यहाँ ग्लाइकोजन दे सकते हैं और एक रिबोस भी जोड़ जोड़ दो इसमें। ये जो भी एग्जांपल मैंने दिया ना बेटा, ये एनसीईआरटी है। अदर देन एग्जांपल अगर आपको याद भी हो गए तो करना भी मत, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर में हमारे नीट में नहीं पूछने वाला है। एवरीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, राइट। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर, अब आएगा बेटा स्टार्च। आप जानते हो स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ऐसी कुछ है ना। अब ऐसे ही पढ़ते हैं, हमारी एनसीईआरटी पे ऐसे ही कुछ बोलते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। भैया अमाइलोज क्या है उसके बारे में लिखेंगे, फिर अमाइलोपेक्टिन क्या है उसके बारे में लिखेंगे, स्ट्रक्चर्स भी बना के देखेंगे, राइट। तो अमाइलोज क्या है बेटा, ये अमाइलोज हमारे स्टार्च में से 20% रहता है। ये क्या है, अनब्रांच्ड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है, एंड अनब्रांच्ड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है। बेटा ये अनब्रांच्ड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर मतलब ये पानी में तो सॉल्युबल है और आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है। तो आप लिख सकते हो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर तो है, एंड इट गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन। हाँ बेटा, आयोडीन के साथ में एक ब्लू कलर देगा। अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च फॉर्म, ये अबाउट 15 to 20% स्टार्च इससे बनता है। मैंने बताया भी था ना, 20% तो आपके साथ में 20% तो अमाइलोज है ही है। लिख लो बेटा यहाँ तक, या स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होगा सर बेटा, अगर ये 20% बनाता है तो बाकी का 80% तो यही बनाएगा, तो रिमेनिंग 80% स्टार्च मेड बाय द अमाइलोपेक्टिन। ये कैसा है बेटा, अगर ये अनब्रांच्ड है तो ये कैसा होगा, ब्रांच्ड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। ये ब्रांच्ड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर है वाटर इनसॉल्युबल है बेटा ये। और इसको देखो, ये वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है, राइट। इसका मतलब इसकी बात करो तो सर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको डिफरेंस करके बोल रहा हूं मैं। अभी इससे 20% बनता है तो इससे 80 से 85% ऑफ द स्टार्च इज फॉर्म, राइट।
अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। राइट। अब हमारे नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या करता है वो टाइप्स ऑफ शुगर दे देता है और बोलता है कि विच विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द टोलेंस एंड विच विल गिव द नेगेटिव टेस्ट टुवर्ड द फेलिंग। बेनेडिक्ट टेस्ट की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट कौन दिखाएगा और उसके मीटा रोटेशंस कौन दिखाएगा और उसके फंक्शनल यूनिट्स क्या होंगे। तो ये भी एक अच्छा सा हमारा टॉपिक ही है बेटा, दैट इज ए टाइप्स ऑफ शुगर। बेटा किसी बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर आपने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बेटा अमाइलो अमाइलो बेटा अगर आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाना है, आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए। बेटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है स्ट्रेट चेन में, और ब्रांचिंग भी देख लीजिए, उसकी पोजीशन कहाँ पर लिंक कर रही है उसके हिसाब से भी आप देख लीजिए। नहीं नहीं होना, पानी क्या। नाउ टाइप्स ऑफ शुगर देखिए बेटा, मुझे दो तरह के बताने, एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। तो पहले हम बात करेंगे सर रिड्यूसिंग शुगर। बेटा ये मैं चाहूंगा ये चार्ट आप सब बच्चे लोग याद कर लो, डेफिनेटली पक्का काम में आएगा। बेटा एक आएगा रिड्यूसिंग शुगर और एक आएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, राइट। उसमें भी कौन से टाइप का टेस्ट देगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा इट गिव्स द टेस्ट। देखो बेटा सारी चीजें तो नहीं होगी, बट कुछ कुछ चीजें जो देना चाहूंगा वो मैं ऐसे शॉर्टकट में दे दूंगा, सब बच्चों को काम में आ जाएगा। बेटा एक टोलेंस का रीजन और एक फेलिंग का रीजेंट। टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, आपने अभी भी पढ़ा था, लेकिन सब चीज को एक साथ जमा कर लो। बेनेडिक्ट टेस्ट भी होती है, बेनेडिक्ट टेस्ट होती है, मोटा रोटेशन होता है, मोटा रोटेशन होगा, और फंक्शनल यूनिट्स होंगे उसमें। हाँ बेटा अगर मेरे पास में रिड्यूसिंग शुगर है, तो रिड्यूसिंग शुगर आप जानते हो टोलेंस भी देगा, फेलिंग भी देगा, बेनेडिक्ट भी देगा। टोलेंस भी देगा, फेलिंग भी देगा, बेनेडिक्ट भी देगा। और अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो मोटा रोटेशन भी दिखाएगा। समझे, इसका उल्टा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, टोलेंस की टेस्ट नेगेटिव, फेलिंग की नेगेटिव, बेनेडिक्ट की भी नेगेटिव। कुछ आपको एक्सेप्शनल से हमारे एनसीईआरटी के नहीं है, वो बाहर के हैं, एडवांस लेवल में आते हैं, और मोटा रोटेशन वो नहीं देगा, राइट। ये बड़ा आसान तरीका है आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग याद रखने का, एक आसान तरीका है। लेकिन अब मैं यहाँ पर फंक्शनल यूनिट देने जा रहा हूँ बेटा, बड़ा अच्छा फंक्शन यूनिट है, आप देखिए फंक्शनल यूनिट। सर ये कार्बन से जुड़ा OH। अब जानते हो अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है, हाँ बेटा, अल्कोहल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा कार्बन। वेरी गुड। हो सकता है सर इसको मैं ऐसे भी लिखूं, यहाँ जगह नहीं है, बट आई विल ट्राई टू राइट हियर व्हाट इज दैट, कि बेटा ये कार्बन से तो OH ग्रुप जुड़ गया, वेरी गुड, लेकिन इस कार्बन के बगल में आपको C डबल बॉन्ड O और ये कुछ आ गया। व्हाट द पॉइंट, मतलब आप देखिए बेटा यहाँ अल्फा कार्बन है, राइट, और यहाँ पर भी आपके पास अल्फा कार्बन है, ये ऐसी एक यूनिट हो सकती है। आप देखिए इस कार्बन के पास एक OH ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड O है। बेटा इस कार्बन के पास देखिए एक OH ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है। मालूम, और एक यूनिट हो सकती है कि आपको एक हेमी एसिटल दे सकते हैं। सर हेमी एसिटल है क्या, तो आप जानते हो एक ही कार्बन पे एक OH भी आ जाए और एक OR भी आ जाए। देखो the one carbon atom containing OH group and OR group, this is called as a what, hemiacetal। आगे बेटा हेमियासिटल। सर आप ओनली एसिटल नहीं बना सकते, बना सकते बेटा, कैसे देखिए, अगर ये R है, ये C है, ये H है, तो दोनों इसमें आप अल्कोक्सी ग्रुप लगा दीजिए, ये आपका ग्रुप क्या बन गया भाई,
दैट विल बी कॉल्ड एज एन एसिटल। जहां भी फंक्शनल यूनिट आपकी एसिटल हो या हेमी एसिटल हो या ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो या ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो बेटा, आप बोल देना सर दिस काइंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बिहेव एज ए क्या, रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग में देखिए बेटा, नॉन रिड्यूसिंग में आपको ये आर और एच था, हेमी एसिटल था, अब आप हेमी कीटल बना लीजिए। देखो आर एच है, मैंने आर आर लगा दिया, बाद में वही ना, एक ओ एच ग्रुप और एक ओ आर ग्रुप। सर दिस इज कॉल्ड एज ए हेमी कीटल। बेटा हेमी कीटल आप जो फंक्शनल यूनिट होगी वो क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की होगी। वैसे ही हेमी कीटल के दोनों कीटल भी बना लीजिए। कैसे सर, आर सी आर, फिर एक ओ आर, फिर एक ओ आर, कॉल्ड एज ए कीटल। बेटा ये भी फंक्शन यूनिट आपकी क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लिख लो बेटा यहां तक। मतलब अगर मुझे इसके एग्जांपल्स देने हैं तो मैं क्या दे सकता हूँ, सारे मोनोसैकेराइड, मैं यहाँ मिटा दूं, एग्जांपल्स यहाँ लिखूंगा, मैं जगह नहीं है ना, आई डोंट हैव द प्लेस, आई विल राइट हियर। हाँ बेटा अगर मुझे इसके एग्जांपल्स लिखने हैं और इसके भी एग्जांपल्स लिखने हैं, पॉइंट नंबर 6, क्या सर मुझे एग्जांपल्स देने हैं, किसके बेटा, एग्जांपल्स ऑफ ए रिड्यूसिंग शुगर। हम लिख देंगे सर ऑल मोनोसैकेराइड्स। बेटा आप मुझे बताइए सारे मोनोसैकेराइड क्या क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, याद रखो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, राइट। ये सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग है। बेटा डाइसैकेराइड में माल्टोज एंड लैक्टोज, डाइसैकेराइड में माल्ट क्या आ गया, माल्टोज एंड लैक्टोज। बेटा इसमें नॉन रिड्यूसिंग में डाइसैकेराइड में सुक्रोज एंड ट्री हेलोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, ट्री हेलोज ये भी नॉन रिड्यूसिंग, पॉलीसैकेराइड भी आएगा आपका नॉन रिड्यूसिंग, क्या आएगा, स्टार सेल्यूलोज। अब देखो बेटा सारी चीज एक टेबल में आ गई आपके पास, तो कितना आसान हो जाएगा याद करना, राइट। लिख लीजिए बेटा यहां तक। सर अभी आएगा C6H10O5 टेकन एन टाइम सेलुलोज। सर ये क्या है, it is a most abundant and structural polysaccharide of plant and it is a important food source of some animals। बेटा हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, it is the, बेटा हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, it is the, it is the polymer of D plus beta glucose, polymer of D plus beta glucose, right।
And what is the chief source of the cellulose? These are the woods, cotton, right? ये सब आप बुक में देख लीजिए. अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखोगे बेटा, वहां पे आपको 1,4 बीटा लिंकेज मिलेगी. सही है ना? इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा और डी प्लस बीटा डी और बीटा ग्लूकोज जो आएगा, अगर इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखोगे तो आपको कहां पर आएगा? 1,4 बीटा लिंकेज आएंगी इसमें. तो आई शुड से इट इज हैविंग ए 1,4 बीटा लिंकेज. अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज में. अभी हम देखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट? तो मैं चाहूंगा आप यहां तक एक बार देख लीजिए एंड आई वांट टू कंटिन्यू. ये जो पार्ट है अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू कराऊंगा. व्हाट इज दैट कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसी होगी और उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर्स क्या है और उसका रिंग चेन फॉर्मेशन क्या आएगा. दैट वन विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच.